स्टडी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम गोली दर्पण के आवर्धन के विषय में अध्ययन करेंगे। आवर्धन होता क्या है या आवर्धन कहते किसे हैं, इस पर आज अध्ययन किया जाए। आवर्धन गोली दर्पण द्वारा उत्पन्न वह आपेक्षिक विस्तार होता है जिससे ज्ञात होता है कि कोई भी प्रतिबिंब की अपेक्षा कितना गुना आवर्धित है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में भी व्यक्त किया जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात में जो व्यक्त किया जाता है वह आवर्धन कहलाता है। या हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, किसी दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को उस दर्पण का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को हम यम द्वारा प्रदर्शित करते हैं और इसे किस सूत्र द्वारा लिखते हैं, इस पर विचार करें। यदि किसी दर्पण द्वारा बना आवर्धन उसका यम हो तो यम बराबर होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम एच आई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एच आई का अर्थ है इमेज, एच का अर्थ है हाइट। इसका अर्थ हुआ, एच आई का अर्थ हुआ हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज में ऑब्जेक्ट इमेज का ऑब्जेक्ट जो होता है उस ऑब्जेक्ट की हाइट से भाग दे दें। एच ओ का क्या अर्थ है? ओ का अर्थ है ऑब्जेक्ट और एच का अर्थ है हाइट। एच ओ का अर्थ हुआ ऑब्जेक्ट का हाइट। यदि यम बराबर हम लिख सकते हैं एच आई बटे एच ओ। एच आई बटे एच ओ को ही हम उस दर्पण का आवर्धन कहते हैं। एच आई बटे एच ओ को यदि हम बिंब के दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी के अनुपात में लिखें तो यम बराबर हो जाता है -v बटे u। अर्थात यम बराबर आप लिख सकते हैं, यम बराबर -v बटे u। -v क्या है? -v दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी तथा u क्या है? दर्पण से बिंब की दूरी होता है। तो हम इस तरह से भी कह सकते हैं, यम बराबर होता है एच आई बटे एच ओ बराबर होगा -v बटे u के। तो इस तरह से हमने देखा गोली दर्पण के आवर्धन के सूत्र का फार्मूला क्या है। यम बराबर एच आई बटे एच ओ और यही बराबर होगा -v बटे -u। अब हम ये अध्ययन करते हैं, यम का मान ऋणात्मक, धनात्मक या अन्य चीज़ें होने पर उससे हमें क्या तथ्य ज्ञात होता है। यदि यम ऋणात्मक होता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। यदि हम एच आई बटे एच ओ का मान निकालें या -v बटे u का मान निकालें और वह मान या वह अनुपात यम ज्ञात होगा और उस यम का मान ऋणात्मक आता है, तो उस स्थिति में हम कहते हैं कि वह स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब अगर वास्तविक प्राप्त होगा तो यम का मान क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। अगला क्या है? यदि यम धनात्मक है तो प्रतिबिंब आभासी बनता है। यदि हमें एच आई बटे एच ओ का अनुपात निकालें और वह मान धनात्मक आए तो उस स्थिति में कहा जाता है कि जो आपका प्रतिबिंब है वह आभासी प्राप्त होगा। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए यम का मान धनात्मक और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का मान ऋणात्मक होता है। यह किसके कंडीशन के लिए है? दर्पण के कंडीशन के लिए है। यदि एच आई एच ओ के बराबर हो, इसका अर्थ क्या है? यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर हो तो यम बराबर 1 होता है। तो यम बराबर कितना आएगा? 1 आएगा। इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह बिंब के आकार के बराबर होगा। यदि यम का मान 1 आता है तो हम कहेंगे प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होगा। अगला पॉइंट क्या है? यदि एच आई का मान एच ओ से बड़ा हो, एच आई का मान क्या हो? एच ओ से बड़ा हो, तो उस स्थिति में यम का मान 1 से बड़ा आता है। यदि प्रतिबिंब की ऊंचाई
वस्तु की ऊंचाई से बड़ी होगी तो यम का मान 1 से बड़ा आएगा, तो वहाँ पर कहा जाएगा प्रतिबिंब से बड़ा होता है, प्रतिबिंब से बड़ा होगा। इसका अर्थ क्या हुआ? प्रतिबिंब जो होगा वह आपका बड़ा प्राप्त होगा। अगला क्या है? यदि एच आई का मान एच ओ से छोटा हो तो यम का मान जो होगा वह 1 से कम आएगा। उस स्थिति में कहा जाता है प्रतिबिंब से छोटा होगा। कौन प्रतिबिंब से छोटा होगा, कौन प्रतिबिंब से बड़ा होगा, इसको हम देख लेते हैं। जैसे यम बराबर है एच आई बटे एच ओ के। अगर एच आई का मान एच ओ से बड़ा है तो भाग देंगे तो यह 1 से बड़ा आएगा। यदि एच आई का मान एच ओ से छोटा है तो भाग देंगे, अनुपात 1 से कम आएगा। अगर अनुपात 1 से कम आता है तो उस स्थिति में कहेंगे वस्तु की ऊंचाई जो है प्रतिबिंब की ऊंचाई से बड़ी है। अगर 1 से बड़ा आता है तो कहेंगे प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वह वस्तु की ऊंचाई से बड़ी है। तो अभी तक हमने यह अध्ययन कर लिया और कुछ तत्वों के विषय में अध्ययन करते हैं। समतल दर्पण का आवर्धन सदैव +1 होता है। समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है? सदैव +1 होता है। अर्थात समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब और वस्तु दोनों का ऊंचाइयों का अनुपात निकालें तो वह +1 आता है। यहाँ +1 चिन्ह का क्या अर्थ है? +1 चिन्ह का यह अर्थ है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वह सदैव आभासी प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? सदैव आभासी होता है। इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर भी होगा। यदि हम अनुपात निकालें, यम बराबर +1 आया, इसका अर्थ ये हुआ कि वह समतल दर्पण होगा और समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वह 1 के बराबर होगा। और यह +1 का क्या अर्थ है? +1 का अर्थ हुआ कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा और 1 का अर्थ हुआ कि वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों आपस में बराबर हैं। और क्या तथ्य हैं? अगला तथ्य यह है कि समतल दर्पण द्वारा यदि यम का मान पॉजिटिव हो, यदि यम का मान आप ज्ञात करें और वह पॉजिटिव आए तथा यम 1 से छोटा हो तो वह दर्पण उत्तल दर्पण होता है। यदि यम का मान धनात्मक आए और उसमें भी यम का मान 1 से कम आए तो वह दर्पण जो आपका होगा वह उत्तल दर्पण होगा। यदि यम पॉजिटिव हो परंतु यम का मान 1 से बड़ा आए तो वह अवतल दर्पण होगा। चूँकि आप सभी जानते हैं कि उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब आभासी बनता है। आभासी प्रतिबिंब के लिए यम का मान धनात्मक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का मान ऋणात्मक होता है। यम का मान अगर दोनों स्थितियों में धनात्मक आ रहा है तो हम कैसे ज्ञात करेंगे कि वह उत्तल दर्पण है या अवतल दर्पण है? यदि यम का मान धनात्मक आए और यम का मान 1 से छोटा हो तो वहाँ उत्तल दर्पण होगा, और यम का मान धनात्मक आए परंतु यम का मान 1 से बड़ा हो तो वहाँ पर अवतल दर्पण होगा। और एक चीज़ क्या है? यदि यम का मान ऋणात्मक आए, यम का मान क्या आए? ऋणात्मक आए तो दर्पण अवतल दर्पण होता है। ये सब चीज़ें आप याद रखिए। अब चलें पाठगत के अंतर्गत आने वाले प्रश्नोत्तरों के विषय में अध्ययन किया जाए। पहला प्रश्न क्या है? अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से आप क्या समझते हैं? यह कभी पूछता है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा लिखिए। तो अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होती है? तो आप उसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें परावर्तन के बाद दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच एक बिंदु F पर प्रच्छेदित करती है। इसी बिंदु को अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? अगर अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे ही हम अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? यदि एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी?
अगर प्रश्न आ जाता है कि एक गोली दर्पण है और उस गोली दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 20 सेमी है, तो आप लोगों को पहले ही सूत्र बता दिए हैं। फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2 के। जो फोकस दूरी होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, या आप ये कह सकते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का 2 गुना होता है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 20 सेमी दिया है। फोकस दूरी हमें ज्ञात करना है, तो सूत्र लगाएंगे फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 के। अगर फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 लिख दिए तो वक्रता त्रिज्या आपको कितना ज्ञात है, 20 ज्ञात है। फोकस 20 ज्ञात है तो फोकस दूरी कितना होगा, तो हम 20 में 2 से भाग दे दें तो हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। तो अगर वक्रता त्रिज्या गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेमी दिया है तो उसकी फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, उसकी फोकस दूरी 10 सेमी हो जाएगी। अगला पॉइंट क्या है, उत्तल दर्पण का नाम बताइए, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। हमें उस दर्पण का नाम बताना है जो बिंब का सीधा भी प्रतिबिंब बनाता हो, आवर्धित का अर्थ है बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो हम जानते हैं अवतल दर्पण में अगर हम अन्य दर्पण के विषय में अध्ययन करें तो समतल दर्पण जो होता है वह प्रतिबिंब जो बनाता है उस वस्तु के बराबर बनाता है, क्योंकि यम का मान +1 होता है। और जो उत्तल दर्पण होता है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि न तो वहाँ पर उत्तल दर्पण होगा न ही समतल दर्पण होगा। अब अवतल दर्पण में हम जानते हैं 2 स्थितियाँ, 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक धनात्मक बनता है, एक ऋणात्मक बनता है। अर्थात यम का मान धनात्मक भी होता है अवतल के लिए, यम का मान ऋणात्मक भी होता है। और हम ये जानते हैं कि यदि वस्तु को F और P के बीच में रखा जाए तो हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका अर्थ हुआ उस दर्पण का नाम क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। चलिए इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे वह दर्पण कौन सा होगा, अवतल दर्पण है। जब अवतल दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच बिंब को रखते हैं तो यह सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। तो यदि प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए उस दर्पण का नाम बताइए जो सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो उस दर्पण का नाम क्या होगा, अवतल दर्पण होगा। अगला प्रश्न, हम वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं। यह कहा गया कि वाहनों में जो पार्श्व साइड में ग्लास लगे होते हैं उसको ही वरीयता क्यों दिया जाता है, क्यों हम अवतल दर्पण या समतल दर्पण का उपयोग नहीं करते। आपको पीछे भी बताया जा चुका है, उत्तल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो बड़े भी वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बना देता है, और यह प्रतिबिंब जो बनता है F तथा P के मध्य बनता है। इसी गुण के कारण इसका उपयोग साइड ग्लास के रूप में किया जाता है। चलें देखें इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। उत्तल दर्पण को इसीलिए भी प्राथमिकता देते हैं क्योंकि ये सदैव प्रतिबिंब बनाते हैं, और सदैव प्रतिबिंब कैसा बनाता है, सीधा बनाता है। यद्यपि वह छोटा होता है, इसका दृष्टि क्षेत्र भी बहुत अधिक होता है क्योंकि ये बाहर की ओर वक्री होता है। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाता है। तो आप इसको समझ गए होंगे उत्तल दर्पण का उपयोग साइड ग्लास के रूप में क्यों किया जाता है। अगला पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट में या अगला प्रश्न यह है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो हमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेमी है। तो हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या का आधा जो होता है वह फोकस दूरी होता है। तो यहाँ पर वक्रता त्रिज्या कितना दे दिया है, 20 सेमी। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कैसी होती है, धनात्मक की ऋणात्मक, धनात्मक होती है। तो वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी का अगर हम सूत्र लगाएं तो उस स्थिति में हम इसका निगमन करें तो हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2 के।
तो वक्रता त्रिज्या कितना दिया है, 32 दिया है। फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो 32 में 2 से भाग दे दिए तो वह कितना आ गया, 16 सेमी आ गया। तो इसका अर्थ है अगर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेमी हो तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, उसकी फोकस दूरी 16 सेमी हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि सूत्र की सहायता से यह फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ज्ञात की जाती है। अगला देखें, अगला क्या कह रहा है, कोई अवतल दर्पण अपने सामने 10 सेमी दूरी पर रखे किसी बिंब का 3 गुना आवर्धित माने बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी बनेगा। यहाँ पर यह भी कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। तो उत्तल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब यम का मान क्या हो, ऋणात्मक हो, और उत्तल दर्पण के लिए आभासी प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब यम का मान धनात्मक होता है। तो चले हम इसको अध्ययन करें या इसको कैसे लगाएंगे। बिंब की दूरी दे दिया है 10 सेमी है और आपको बताया गया है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार बिंब या वस्तु जो होता है वह दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। इस कारण से इसकी दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। अतः बिंब की दूरी u बराबर -10 सेमी हो गया। आवर्धन दिया है, आवर्धन 3 दिया है, 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनाता है तो आवर्धन इसका 3 हो गया। लेकिन इस प्रश्न में कहा था वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, तो अवतल दर्पण के लिए अगर वह वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो आवर्धन क्या होता है, ऋणात्मक होता है। अतः यम बराबर -3 हो गया। अब इसमें पूछा जा रहा है कि पहले हम इस सूत्र की सहायता से हल करें तो यम बराबर HI/H या H'/H कह सकते हैं। अर्थात यम बराबर हो जाएगा आपका -V/U के। इस सूत्र का अगर हम प्रयोग करें तो इस सूत्र के अनुसार हम कह सकते हैं कि -3 बराबर, अगर हम यहाँ लगा जाए तो -3 बराबर V/-10, -3 बराबर V/-10। अब इसको हम हल करें, अगर हल किया जाए तो कह सकते हैं V का मान क्या आएगा, 10 का अगर हम तिरछा गुणा करें माइनस का माइनस में, यहाँ माइनस था, इस सूत्र में पहले माइनस था, और U का मान माइनस का गुणा माइनस में किए तो क्या आ गया, धन आ गया, माइनस माइनस कट गए, धन आ गया। अर्थात -3 बराबर V/10 हो गया। तो V बराबर कितना आएगा, -30 आ गया। अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेमी दूरी पर बनेगा। माइनस आ रहा है, V का मान माइनस आ रहा है। इसका अर्थ क्या हुआ कि यह जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के बाईं ओर बनेगा, और दर्पण के बाईं ओर बनेगा तो इसका अर्थ हुआ कि अगर हम 10 सेमी की दूरी पर रखें और 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करें तो वह भी जो प्राप्त होगा प्रतिबिंब वह दर्पण से 30 सेमी दूरी पर प्राप्त होगा, और किधर प्राप्त होगा, बाईं ओर प्राप्त होगा।